नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी की जनता बीजेपी को जड़ से उखाड़ देगी। अखिलेश बोले, वाराणसी में अक्षयवट को आघात पहुंचाने वालों का क्षय निश्चित। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शराबबंदी बिहार में नाकाम, विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर तेजस्वी यादव हमलावर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 1 दिसंबर को किसान संगठनों ने बुलाई बैठक, हो सकता है बड़ा ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी की जनता बीजेपी को जड़ से उखाड़ देगी। अखिलेश बोले, वाराणसी में अक्षयवट को आघात पहुंचाने वालों का क्षय निश्चित। जी हां दोस्तों, वाराणसी में 13 दिसंबर को पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले ही यूपी में तंज की सियासत शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हल्ला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 36 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के साथ अखिलेश ने कहा, काशी में अक्षयवट को आघात पहुंचाने वालों का क्षय निश्चित है। भाजपा राजनीतिक दम से ग्रसित होकर जन भावना एवं जन संवेदना पर निरंतर प्रहार कर रही है। यूपी की जनता भाजपा को जड़ से उखाड़ देगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के अक्षयवट हनुमान मंदिर स्थित अक्षयवट वृक्ष बीते अप्रैल महीने में अचानक धराशायी हो गया था। अक्षयवट हनुमान मंदिर के महंत नील कुमार मिश्रा और बच्चा पाठक के अनुसार, श्री काशी विश्वनाथ धाम का काम करा रही संस्था पीएसपी कंपनी की लापरवाही की वजह से पुण्य वृक्ष ढह गया था। उस दौरान वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया था और वृक्ष को संरक्षित करने की बात कही थी। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया था कि वृक्ष को नए सिरे से संरक्षित करने का हर संभव उपाय किया जाएगा। तब से लेकर आज किसी ने ध्यान नहीं दिया और एक बहुमूल्य पौराणिक धरोहर नष्ट हो गई। और बीते दिनों मार्बल लगाने के दौरान वृक्ष की जड़ को भी हटा दिया गया। इसके साथ ही हनुमान जी के विग्रह को भी हटा दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शराबबंदी बिहार में नाकाम, विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर तेजस्वी यादव हमलावर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा परिसर में आज उस समय सनसनी फैल गई जब कैंपस में शराब की कई खाली बोतल मिली। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद उस जगह पर गए जहां शराब की बोतलें मिली। उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब विधानसभा की सुरक्षा इतनी कड़ी है, तब शराब की बोतलें मिलना साफ करता है कि बिहार राज्य में शराबबंदी नाकाम है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में कितने धड़ल्ले से शराब की बोतल पहुंच गई। अगर बिहार विधानसभा में बोतल पहुंच गई तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां सीएम खुद बैठे हैं, वहां से यह स्थान 100 मीटर भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, चिकित्सा, पलायन आदि मामलों में इस सरकार ने बिहार को बदनाम कर दिया है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने भी सदन में अपने जवाब में माना कि शराब को बोतल मिलने का मामला गंभीर है। सीएम ने, यहाँ पर कैसे शराब की बोतल आई, ये मामूली बात नहीं है। कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार में जहरीली शराब से 70 से ज्यादा मौतों को लेकर आलोचना झेल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में स्वीकार किया था कि राजधानी पटना में शराब बिक भी रही है और लोग पी भी रहे हैं। शराबबंदी के मामले में नीतीश को अपने ही सहयोगी दल बीजेपी की आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है। बिहार भाजपा अध्यक्ष और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि पुलिस की मिलीभगत के बिना राज्य में अवैध शराब की बिक्री नहीं हो सकती। जायसवाल ने कहा, निश्चित रूप से इस नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था, स्थिति भयावह है। पुलिस प्रशासन की मदद से ही पूर्वी चंपारण क्षेत्र में शराब का कारोबार हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 1 दिसंबर को किसान संगठनों ने बुलाई बैठक, हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, संसद में 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने को प्रदर्शनकारियों की जीत करार देते हुए पंजाब के किसान नेताओं ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग की और कहा कि 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की आपात बैठक में भविष्य की रणनीति के बारे में फैसला किया जाएगा। पंजाब के 32 किसान यूनियन के नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान एमएसपी को कानूनी गारंटी और किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने तथा आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के परिजन को मुआवजा देने सहित अपनी 6 मांगों का जिक्र किया। साथ ही कहा कि जवाब देने के लिए केंद्र के पास मंगलवार तक का समय है। संसद के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन सोमवार को दोनों सदनों ने कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को संसद द्वारा निरस्त किए जाने पर एक किसान नेता ने कहा, यह हमारी जीत है। हम किसानों के खिलाफ मामले वापस चाहते हैं और फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए एक समिति गठित की जाए। उन्होंने कहा, केंद्र के पास हमारी मांगों पर जवाब देने के लिए कल मंगलवार तक का समय है। हमने भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एसकेएम की बुधवार को एक आपात बैठक बुलाई है। उल्लेखनीय है, इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना करीब 40 किसान संघों की मुख्य मांगों में एक था। वे 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसानों की 6 मांगों पर फौरन वार्ता बहाल करने का अनुरोध किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा परिसर में भाजपा और राजद विधायक में भिड़ंत, राजद समेत कांग्रेस व माले का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले परिसर में ही भाजपा और राजद के विधायकों में भिड़ंत हो गई। भाजपा विधायक संजय सरावगी और राजद विधायक भाई वीरेंद्र आपस में उलझ गए। इस दौरान राजद विधायक ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए भाजपा विधायक को कहा कि यही पटक कर मारेंगे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। भाजपा विधायक ने कहा कि ये लैग बालू माफिया है, 15 वर्षों तक इन लोगों ने बिहार को लूटा है, उनका संस्कार ही ऐसा है। इधर कांग्रेस और भाकपा माले विधायकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सदन के भीतर भी विपक्षी दल कई मुद्दों पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राजद के विधान पार्षदों ने भी प्रदर्शन किया। बता दें कि सोमवार से शुरू सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने पूरी तैयारी की है। अलग अलग बैठक कर राजद और कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस और राजद इस बार महागठबंधन के दल के रूप में नहीं दिखेंगे, दोनों अलग अलग दिखेंगे। हालांकि उनके मुद्दे कमोबेश एक ही हैं। विपक्ष के तेवर को देखते हुए सरकार भी पूरी तरह तैयार है। हर बात का जवाब देने की तैयारी की गई है। राजद नीति आयोग की रिपोर्ट से लेकर बेकारी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधेगा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी सरकार को घेरने की रणनीति राजद की बैठक में बनी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि शराबबंदी में सरकार पूरी तरह नाकाम है। कांग्रेस शराबबंदी कानून की खामियां, विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार, बालू माफिया के आतंक के मुद्दे पर सरकार पर हमले करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर, ओपी धनखड़ ने दिए संकेत, किसानों पर दर्ज मुकदमे जल्द वापस लेगी सरकार। जी हां दोस्तों, जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान 1 साल से दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डरों पर धरना दे रहे थे, आखिरकार सरकार ने उसे वापस ले लिया है। कानूनों के रद्द होने के बाद किसान मांग कर रहे हैं कि उन पर किए गए मुकदमों को भी सरकार द्वारा खारिज किया जाए। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों पर दर्ज मामले हरियाणा सरकार जल्दी ही वापस ले सकती है। धनखड़ ने कहा कि सरकार ने एक एक कर किसानों के तमाम मसले हल किए हैं। किसानों का उत्थान करना ही केंद्र और प्रदेश सरकार का लक्ष्य रहा है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर भी सरकार किसानों के पक्ष में है, लेकिन एमएसपी के लिए जरूरी है कि उचित राजस्व व्यवस्था तैयार की जाए, सभी को पूरा समर्थन मूल्य मिले। इसके लिए 17 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, जो एक दिन में नहीं हो सकती। धनखड़ ने कहा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत भी किसानों को बाजार और समर्थन मूल्य के बीच का भुगतान करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, जो ऐतिहासिक निर्णय रहा है। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों से भी घर लौटने की अपील की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव में सपा को आरजेडी का साथ, तेजस्वी यादव बोले अखिलेश ही हरा सकते हैं बीजेपी को। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी समाजवादी पार्टी का साथ देगी। राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को मीडिया कर्मियों से कहा कि उनकी पार्टी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया था, क्योंकि वहां वही भाजपा को हरा सकती थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हम आरजेडी समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि वहां भाजपा को हराने में वही सक्षम है। तेजस्वी बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा से बाहर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। सोमवार को महापुरुषों को नमन और दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। गौरतलब है कि आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, तब सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस गठबंधन की बधाई दी थी। तब तेजस्वी ने कहा था कि इस समय देश में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। भाजपा विकास का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन उसने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। न तो 2 करोड़ नौकरियां दी और न ही 15 लाख रुपए देश की जनता को दिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव टाइम्स नाउ सवे, बीजेपी को हो सकता है 70 सीटों का नुकसान, सपा को 2.5 गुना फायदे का अनुमान। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है। ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर गड़ी हुई हैं। टाइम्स नाउ के पोलस्ट्रेट ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लौटने के पूरे आसार हैं। हालांकि इस बार सत्तारूढ़ दल को काफी नुकसान भी उठाना है। 403 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा को 239 से 245 सीटें मिलने की बात इस सर्वे में कही गई है। सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को इस बार पहले के मुकाबले 2.5 गुना सीटों का फायदा हो सकता है। सपा को 119 से 125 और बहुजन समाज पार्टी को 28 से 32 सीटें मिलने की उम्मीद है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को कुल 324 सीटें मिली थी। इसमें सुहेलदेव समाज पार्टी भी शामिल थी, जो कि इस बार भाजपा के साथ नहीं है। पिछले चुनाव में सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन को कुल 54 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। वहीं बसपा के कुल 19 विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे।
इसके बाद लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा साथ में मिलकर भी भाजपा का चुनावी रथ नहीं रोक सके थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहले भूमि अधिग्रहण बिल, फिर कृषि कानून, दोनों बार बीजेपी को जनशक्ति से माननी पड़ी हार, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा ने हर बार खेती किसानी को निशाना बनाया और हर बार हार ही मिली। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, पहले भूमि अधिग्रहण बिल फिर कृषि कानून, दोनों बार भाजपा को जनशक्ति से हार माननी पड़ी। कृषि कानून लाते समय किसानों से मंत्रणा नहीं की तो कम से कम लौटाते समय तो कर लेते, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की लाज रह जाती। इससे पहले सपा सुप्रीमो ने यूपीटीईटी पेपर लीक होने पर भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा व परिणाम रद्द होना आम बात है। ऊपर शैक्षिकी भ्रष्टाचार के चरम पर है। अखिलेश यादव के अलावा मायावती ने भी ट्वीट कर कृषि कानूनों की वापसी को लोकतंत्र की वास्तविक जीत बताया। मायावती ने कहा, देश में किसानों के 1 वर्ष के तीव्र आंदोलन के फलस्वरूप 3 अति विवादित कृषि कानूनों की आज संसद के दोनों सदनों में वापसी किसानों को थोड़ी राहत के साथ ही यह देश के लोकतंत्र की वास्तविक जीत है। यह सबक है सभी सरकारों के लिए कि वे सदन के भीतर व बाहर लोकतांत्रिक आचरण करें। मायावती ने कहा, देश के किसानों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के क्रम में खासकर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने की मांग पर केंद्र की चुप्पी अभी भी बरकरार है। केंद्र द्वारा इस पर भी सकारात्मक पहल की जरूरत है ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर लौट सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब टेट पेपर लीक पर वरुण गांधी ने बीजेपी को घेरा, शिक्षण संस्थानों के राजनीतिक रसूख वाले मालिकों पर कब होगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीईटी पेपर लीक मामले में एक बार फिर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया है। ट्विटर के माध्यम से वरुण गांधी ने कहा कि शिक्षा माफियाओं पर सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वरुण गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है जो बीते कई रोज से काफी वायरल है। इसमें टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान एक राजमिस्त्री कह रहा है कि उसे सरकार से शिक्षा चाहिए, शिक्षा होगी तो रोटी कपड़ा वो छीन लेगा। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया, यूपीटीईटी परीक्षा पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी। गौरतलब है कि रविवार को यूपीटीईटी परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने पर इसे निरस्त कर दिया। इससे 21 लाख युवाओं को परेशानी झेलनी पड़ी है। यूपी सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है और अब तक करीब 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक करने वाले सॉल्वर गैंग पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजा भैया के लिए इस बार आसान नहीं, कुंडा से विधानसभा पहुंचने की राह, अखिलेश यादव से दूरी पड़ सकती है भारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कई बाहुबली नेता भी सक्रिय हो गए हैं। इन सबके बीच सबकी नजर इस बार प्रतापगढ़ के कुंडा सीट पर है। यहाँ से 7 बार से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया विधायक हैं। हालांकि इस बार राजा भैया को विधानसभा पहुंचने की राह आसान नहीं है। दरअसल पिछले 4 चुनाव में राजा भैया समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने राजा भैया को अब तक समर्थन नहीं दिया है। वहीं रविवार को प्रतापगढ़ दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने राजा भैया को लेकर कहा कि ये कौन है। सपा सुप्रीमो के इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से लगातार 7 बार से विधायक राजा भैया पहली बार बीजेपी के समर्थन से चुनाव जीते। हालांकि इसके बाद राजा भैया का सपा के साथ समझौता हो गया और लगातार जीतते रहे। इतना ही नहीं, 2002 और 2012 में सरकार में आने के बाद समाजवादी पार्टी ने राजा भैया को मंत्री भी बनाया। वहीं 2017 में अखिलेश यादव ने राजा भैया को समर्थन से विधायक बनाया। लेकिन अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच रिश्ते में पहली बार खटास 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिखा, जब राज्यसभा के चुनाव के वक्त अखिलेश के कहने के बावजूद राजा भैया ने बसपा कैंडिडेट को समर्थन नहीं दिया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राजा भैया ने सपा कैंडिडेट के लिए खुलकर समर्थन नहीं दिया। अखिलेश यादव राजा भैया से इसी वजह से नाराज बताए जा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन हाथ में बैनर तख्तियां लेकर पहुंचे विधायक, सदन कल तक के लिए स्थगित। जी हां दोस्तों, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो गया। 3 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में विपक्षी विधायक सरकार को महंगाई, खाद की किल्लत, शराबबंदी अभियान सहित कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी के साथ पहुंचे। हाथ में बैनर और तख्तियां लेकर आए विधायकों ने विधानसभा के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर महापुरुषों को नमन करने और दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बार विपक्ष में बिखराव के बावजूद शीतकालीन सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। प्रमुख विपक्षी दल राजद जनता के सवालों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
वहीं सत्ता पक्ष भी हर सवाल का जवाब तैयार कर चुका है। सत्र के पहले ही दिन महापुरुषों को नमन और दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण भी पेश किया गया। विधानसभा में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ये राजकीय विधेयक पेश होंगे। 2 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक पर वाद विवाद के बाद मुहर लगेगी। अंतिम दिन 3 दिसंबर को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में सदस्यों द्वारा जनता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जिनका सरकार उत्तर देगी। शीतकालीन सत्र शुक्रवार तक चलेगा। पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार निजी विश्वविद्यालय दाखिल खारिज संशोधन विधेयक और बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। इस सत्र का आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव में दोनों ही सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर सत्ता पक्ष को विजय मिली है। चुनाव के दौरान एकजुट रहे सत्ता पक्ष का मनोबल ऊंचा है, जबकि उपचुनाव में विपक्ष के 2 मुख्य दलों राजद और कांग्रेस ने अलग अलग प्रत्याशी दिए थे। उपचुनाव की लड़ाई और परिणाम की छाया निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष के दलों के बीच इस छोटे सत्र में दिखेगी।